हेलो दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पी ब्लॉक के तत्व के इस लेक्चर में आज आप सभी लोग क्लोरीन के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले लेक्चर में आपको क्लोरीन बनाने की औद्योगिक विधि, इसके अलावा प्रयोगशाला विधि के बारे में बताया गया है। आज इसमें आपको भौतिक गुणों के बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसके बारे में। पहला भौतिक गुण इसके बारे में बताया गया कि यह जो है हरे पीले रंग की तीखी गंध की दम घोटने वाली गैस है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यह जल में जो है विलेय है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्लोरीन गैस जो है वो जल में विलेय है। इसके अलावा जो है यह जो है बहुत विषैली गैस है। याद रखिएगा यहाँ पर ये गैस जो है बहुत ही विषैली गैस है। इसके अलावा आप इसमें बताना चाहें तो आप बता सकते हैं इसका प्रभाव जो है वो गले, नाक, इसके अलावा फेफड़े आदि पर होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यह जो है वायु से लगभग 2.4 गुना भारी है। याद रखिएगा क्लोरीन गैस जो है वायु से लगभग 2.4 गुना भारी है। इसके अलावा ध्यान दीजिए क्लोरीन को जो है आसानी से द्रवित किया जा सकता है, यानी कि जो क्लोरीन गैस है इससे जो है बहुत ही आसानी से द्रवित किया जा सकता है। और जो द्रव क्लोरीन है उसका क्वथनांक याद रखिएगा, क्वथनांक होता है -34.1 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ध्यान दीजिए इसके रासायनिक गुण। तो पहला इसमें है दहनशीलता। तो याद रखिएगा जो क्लोरीन गैस है ये स्वयं नहीं जलती है, परंतु गर्म लाल फास्फोरस, इसके अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर आदि जो है क्लोरीन गैस में ले जाने पर जलने लगते हैं। यानी कि क्लोरीन गैस में अगर आप लाल फास्फोरस को या फिर आर्सेनिक को, इसके अलावा एंटीमनी या फिर सल्फर को अगर ले जाएंगे तो वो जो है जलने लगते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसकी क्रिया कराएंगे, जैसे कि लाल फास्फोरस की क्रिया हम लोग अगर क्लोरीन से करा दें तो लाल फास्फोरस, इसका सूत्र होता है P। इसकी क्रिया करानी है आपको क्लोरीन गैस से यानी कि Cl2 से। तो जब इसकी क्रिया कराते हैं तो ये यहाँ पर जलने लगेगा और इसमें बनता है यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। याद रखिएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इस प्रकार से प्राप्त होता है। अगर इसको आपको संतुलित करना है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्लोरीन 5 दिएगा, यहाँ पर कितने हैं 2, यानी कि बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए आपको यहाँ पर 5 से गुणा करना है। तो 5 दूनी 10 इधर हो गए, यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए 2 से, तो 2 पंचे 10 क्लोरीन यहाँ पर भी हो गए। फास्फोरस ध्यान दीजिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार यहाँ पर जो फास्फोरस है ये क्लोरीन गैस के संपर्क में आने पर जलने लगता है। इसी प्रकार अगर आप आर्सेनिक का प्रयोग करें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फास्फोरस की जगह पे आप आर्सेनिक का प्रयोग कर दीजिए, यहाँ पर क्लोरीन यानी कि Cl2। तो इसमें यहाँ पर बनता है आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड यानी कि AsCl3, इसे बोलते हैं आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे अगर आप संतुलित करना चाहते हैं तो इसी प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर क्लोरीन 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 3 6 यहाँ पर भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर आर्सेनिक ध्यान दीजिए 2 हो गए, यहाँ पर 1 दिया था, इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा। इस प्रकार हुआ। इसी प्रकार अगर आप Hb यानी कि एंटीमनी का प्रयोग करते हैं तो ध्यान दीजिए Hb यहाँ पर प्लस, इसकी क्रिया करानी है आपको क्लोरीन गैस से यानी कि Cl2 से। जब इससे क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनता है एंटीमनी ट्राइक्लोराइड यानी कि HbCl3। इस प्रकार से सेम उसी प्रकार से हो गया। अगर इससे आप संतुलित करेंगे जैसे अभी किया गया, इसी प्रकार यहाँ पर 3 से गुणा होगा, यहाँ पर 2 से और यहाँ पर भी 2 से, तो इस प्रकार ये भी संतुलित हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए अगर आप सल्फर का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर सल्फर, इसकी क्रिया कराएंगे आप क्लोरीन गैस से यानी कि Cl2 से, तो इसमें बनता है फिर सल्फर मोनोक्लोराइड, इसका सूत्र होता है H2Cl2। अब ध्यान दीजिए अगर इससे आप संतुलित करना चाहते हो तो यहाँ पर H2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये यहाँ पर जो बना है इससे बोला जाएगा सल्फर मोनोक्लोराइड। याद रखिएगा इससे आप यहाँ पर बोलेंगे सल्फर मोनोक्लोराइड इस प्रकार से। इसके अलावा बाकी इनके नाम याद रखिएगा, इससे बोलेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इससे आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, इसके अलावा यहाँ पर ये हो जाएगा एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला धातुओं से क्रिया। तो इसमें बताया गया कि लगभग सभी धातु जो है वो क्लोरीन से क्रिया करके धातु क्लोराइड बनाते हैं। जैसे कि धातु हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर दें सोडियम यानी कि Na, अगर इसकी क्रिया यहाँ पर हम लोग क्लोरीन से करा दें यानी कि Cl2 से, तो इसमें धातु क्लोराइड यानी कि यहाँ पर बनेगा NaCl, इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ध्यान दीजिए इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्लोरीन के 2 अणु हैं, यहाँ पर Cl दिया गया, तो बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए। अब सोडियम भी 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। इस प्रकार से आप इसे संतुलित करेंगे। इसी प्रकार अगर आप सोडियम की जगह पे मैग्नीज का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर Mg, इसकी क्रिया करा दीजिए आप क्लोरीन गैस से, तो जब क्लोरीन गैस से क्रिया होगी तो यहाँ पर बनेगा इसमें यानी कि MgCl2, इससे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। याद रखिएगा इसे बोला जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये जो बना था इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार अगर आप जिंक का प्रयोग कर देते हैं यानी कि Zn, इसकी क्रिया अगर आप क्लोरीन से करा देते हैं
तो यहाँ पर बनता है फिर जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2। इस प्रकार से होगी इसकी क्रिया। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, अगर जिंक की जगह पे आप कॉपर का प्रयोग करते हैं और इसकी क्रिया आप क्लोरीन गैस से कराते हैं यानी कि Cl2 से, तो यहाँ पर बनेगा क्यूप्रिक क्लोराइड यानी कि CuCl2। इसे बोला जाता है क्यूप्रिक क्लोराइड। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं और इसकी क्रिया यहाँ पर क्लोरीन से कराते हैं, तो यहाँ पर बनता है फिर AlCl3। इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। ध्यान दीजिए, इससे अगर आप संतुलित करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन के 2 अणु हैं, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर गुणा करिए 3 से, यहाँ पर गए 2 से, तो 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 बराबर हो गए। एल्यूमिनियम के यहाँ पर 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए। इस प्रकार जो भी धातुएं हैं अगर इनकी क्रिया आप क्लोरीन से कराएंगे तो यहाँ पर धातु क्लोराइड बनता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए शुष्क SO2 से क्रिया, तो यहाँ पर जब आप शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिए सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, इसकी क्रिया आपको करानी है क्लोरीन से यानी कि Cl2 से। तो जब यहाँ पर शुष्क SO2 की क्रिया हम लोग क्लोरीन से कराते हैं तो इसमें बनता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें बनेगा SO2Cl2। इसका नाम याद रखिएगा, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। याद रखिएगा, इसे बोला जाता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से जब शुष्क SO2 से क्रिया कराते हैं यहाँ पर क्लोरीन गैस की, तो इसमें बनता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इसके बाद ध्यान दीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सूत्र होता है CO। जब इससे हम लोग यहाँ पर क्लोरीन यानी कि Cl2 की क्रिया कराते हैं तो इसमें बनता है COCl2। इसे बोलते हैं, याद रखिएगा, कार्बोनिल क्लोराइड। याद रखिएगा, इसे बोला जाता है कार्बोनिल क्लोराइड, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं फास्जीन गैस। फास्जीन गैस, तो ये यहाँ पर जो बना है कार्बोनिल क्लोराइड, इसका नाम है फास्जीन गैस। तो यहाँ पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हम लोग क्लोरीन गैस से कराते हैं तो इसमें जो है कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे हम लोग फास्जीन गैस कहते हैं। इसके बाद बुझे चूने से क्रिया, तो याद रखिएगा जब क्लोरीन गैस की क्रिया हम लोग बुझे चूने से कराते हैं तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ध्यान दीजिए, क्लोरीन यानी कि Cl2, इसकी क्रिया करानी है आपको बुझे चूने से यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। इससे जब क्रिया कराएंगे तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। इसके अलावा प्लस H2O। तो याद रखिएगा ये यहाँ पर जो दिया गया है ये है बुझा चूना, और ये जो बना है इसे हम लोग बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जब बुझे चूने की क्रिया हम लोग क्लोरीन गैस से कराते हैं तो इसमें जो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसके बाद ध्यान दीजिए एथिलीन से क्रिया। एथिलीन इसका सूत्र होता है C2H4। इसकी क्रिया जब हम लोग क्लोरीन से करा दें यानी कि Cl2 से, तो क्लोरीन से कराने पर इसमें बनता है एथिलीन डाइक्लोराइड यानी कि C2H4Cl2। C2H4Cl2 इस प्रकार से बन जाएगा। इसे बोलते हैं एथिलीन। याद रखिएगा, इसे बोला जाता है एथिलीन डाइक्लोराइड। डाइक्लोराइड, ये यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि क्लोरीन गैस की क्रिया एथिलीन से कराने पर जो है एथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्लोरीन का परीक्षण यानी कि क्लोरीन की पहचान आप किस प्रकार करेंगे कि ये क्लोरीन गैस है। तो इसके पहचानने के लिए ध्यान दीजिए क्लोरीन का हरा पीला रंग होता है, यानी कि इसका रंग जो होता है वो हरा पीला होता है, व इसकी गंध जो होती है वो तीक्ष्ण होती है। तो याद रखिएगा जो क्लोरीन गैस है इसका कलर जो है वो हरा पीला, इसके अलावा गंध जो होगी वो तीक्ष्ण होती है। इसके बाद ध्यान दीजिए स्टार्च आयोडाइड से भीगे कागज को जो है क्लोरीन गैस नीला कर देती है, ये भी याद रखिएगा इसकी पहचान के लिए। इसके अलावा याद रखिएगा इसका जलीय विलयन जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीला लिटमस पेपर जो होता है इसे लाल कर देता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यह फूल पत्तियों का रंग जो है उड़ा देती है, यानी कि जो क्लोरीन गैस है ये फूल पत्तियों के रंग को जो है उड़ा देती है। इसके बाद ध्यान दीजिए इसके उपयोग, तो पहला उपयोग आक्सीकारक के रूप में, यानी कि जो क्लोरीन गैस है इसे हम लोग आक्सीकारक के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा दूसरा ध्यान दीजिए ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक समीकरण भी आपको भी बताया गया था। इसके अलावा कीटाणुनाशक के रूप में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रोगाणुनाशक के रूप में भी क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रंग, विस्फोटक पदार्थ व कई कार्बनिक यौगिक बनाने में भी जो है यहाँ पर क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि क्लोरीन का उपयोग जो हम लोग DDT, इसके अलावा गैमेक्सीन, इसके अलावा क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फास्जीन, सल्फ्यूरिक क्लोराइड, प्लास्टिक आदि बनाने में किया जाता है। तो ये सब पॉइंट भी आप इसमें लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं।
तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।